तो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का जो विलोम था, तो ये दो प्रमेय पर मुख्य रूप से हम लोग इस चैप्टर में चर्चा कर रहे थे त्रिभुज में, जिसमें हम लोग थेल्स प्रमेय को पढ़े और थेल्स प्रमेय के विलोम को भी। तो थेल्स प्रमेय एक त्रिभुज में, किसी भी एक त्रिभुज में वो भुजाओं के संबंध पर आधारित है। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी भी त्रिभुज में आप जो उसमें तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाओं में से किसी भी एक भुजा के समांतर, है ना, जब आप एक रेखा खींचते हैं तो वो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, और जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उन दोनों बिंदुओं से वे दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। तो यह थेल्स प्रमेय था। थेल्स प्रमेय का कथन भी लिखने के लिए देता है एग्जाम में, तो आप लोगों को क्या करना है कि थेल्स प्रमेय को तो प्रमाणित किया ही गया है, उसको आप लोग याद करें ही, साथ में उसके कथन को भी याद करें। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि थेल्स प्रमेय के कथन को लिखें, यह आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय क्या है। तो आपको उसमें आंसर देना है कि यदि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो इस प्रमेय को हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानते थे, और उसी को लेकर हम लोग आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय भी कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय को पढ़ने के बाद थेल्स प्रमेय पर जो आधारित हिसाब था वो सब जो है कि उस पर आधारित समस्याओं को हम लोग हल कर रहे थे। और तो इस जो दो प्रश्न हम लिखे हैं, इन दोनों प्रश्नों में आपको क्या करना है कि थेल्स प्रमेय का भी प्रयोग करना है और साथ में थेल्स प्रमेय का जो विलोम था उसका भी प्रयोग करना है। तो थेल्स प्रमेय क्या वो तो समझ गए, और थेल्स प्रमेय का विलोम, तो थेल्स प्रमेय में जिस प्रकार से होता था कि एक भुजा के समांतर हम एक रेखा लेते थे तो बाकी दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित होती थी। तो थेल्स के विलोम में क्या होगा, इसका विलोम कर दीजिए। तो विलोम में क्या होगा कि अनुपात दिया रहेगा कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई रेखा अगर एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो यह थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो इन दो प्रश्नों के हल करने में हम लोग थेल्स प्रमेय का और थेल्स प्रमेय के विलोम का, इन दोनों ही प्रमेय का हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है, तो इसमें एक त्रिभुज दिया गया है कि एक त्रिभुज PQR है ना, और इस त्रिभुज PQR के अंतर्गत बहुत सारे रेखाखंड खींचे गए हैं जिनसे अनेकों त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। और ये जो है कि फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल चित्र है इसमें। तो इसमें जो है कि दिया हुआ अलग अलग शर्त दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि DE जो है OQ के समांतर है। तो यहाँ पर आप DE देख पा रहे होंगे, तो ये DE जो है OQ के समांतर है, अर्थात यह रेखाखंड और यह रेखाखंड, ये दोनों रेखाखंड क्या है, समांतर है। फिर उसी प्रकार से दिया हुआ है कि DF और OR जो है समांतर है। तो DF यह रेखाखंड है और OR यह रेखाखंड है, तो ये दोनों भी क्या है, समांतर है। तो इन दो चीज जो आपको दिया हुआ है, दो शर्त दिया हुआ है इस त्रिभुज PQR के अंदर, उसके आधार पर आपको यह साबित करना है कि E से लेकर के F तक, यानी कि रेखाखंड EF जो है वह त्रिभुज PQR के भुजा QR के समांतर है। तो इस बात को साबित करना है। तो किसी भी चीज को समांतर साबित करने के लिए थेल्स के विलोम का प्रयोग होता है, और है ना, अनुपात को बराबर साबित करने के लिए थेल्स प्रमेय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, पहले अनुपात को बराबर करना है, तो जिसमें कि हम लोग थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद फिर समांतर साबित करना है, और समांतर साबित करने में हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम का जो है प्रयोग करेंगे। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए जो सबसे पहला काम है वो हम लोगों को क्या करना है कि आप पूरे फिगर में, इसी तरह के फिगर में आप अगर दिमाग लगाएंगे तो इसमें आपको समझने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए जो शर्त दिया गया है, जो प्रश्न में आपको दिया गया है, उन सारे चीजों को हम लोग पहले अलग कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला चीज दिया हुआ है कि DE समांतर OQ, तो सबसे पहले आपको इस फिगर में DE और OQ को सर्च करना है कि DE और OQ कहाँ पे है। तो DE मिला और OQ मिला। अब आपको एक ऐसा ट्राइंगल लेना है ना, इस पूरे फिगर में से बहुत सारे इसमें त्रिभुज है, उसमें से आपको ऐसे त्रिभुज का चयन करना है जिसमें DE और OQ यानी कि OQ भुजा के रूप में आए, या और उसमें देखिए क्या हो, DE उसके समांतर हो। तो यहाँ पर DE समांतर के लिए हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज POQ। तो अगर हम लोग इसमें त्रिभुज POQ लेते हैं तो इसमें क्या मिलता है, आइए देखते हैं इसमें। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज POQ में, तो त्रिभुज POQ में क्या दिया हुआ है कि DE जो है यह समांतर है OQ के, है ना। तो जब DE और OQ ये समांतर हो गया कौन से त्रिभुज में, POQ में। तो ये पहले हम लोग ये POQ को अलग कर लेते हैं।
तो इस ये जाएगी P है, यहाँ पर O और यहाँ पर Q, और OQ के समांतर कौन है, DE। तो यहाँ पे हम D ले लिए और यहाँ पे E ले लिए। तो हम लोग अगर त्रिभुज POQ में देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि DE जो है OQ के समांतर है। तो जब DE और OQ समांतर हो गया तो इस त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि कौन सा हम लोग प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जी हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि PE/EQ इज इक्वल टू PD/DO हो जाएगा। तो इसमें जब DE पैरेलल OQ है, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा कि PE/EQ इज इक्वल टू PD/DO। इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं। फिर इसी प्रकार से जो दूसरा शर्त दिया हुआ है कि DF पैरेलल OR, यानी कि DF जो है ये OR के समांतर है। तो जब DF OR के समांतर है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसे त्रिभुज का चयन करते हैं जिसमें कि हम लोगों को DF और OR समांतर मिले, ताकि हम लोग फिर उस त्रिभुज में जो थेल्स थ्योरम है उसको अप्लाई कर सकें। तो इसके लिए हम लोग फिर से अब जो त्रिभुज लेंगे, यह त्रिभुज क्या है, POR। चलिए यहाँ पे R है, ये O और यहाँ पर P, और फिर इसमें OR के पैरेलल कौन है, DF है। तो यहाँ पे D ले लिए और यहाँ पर F ले लिए। तब इसमें देखिए कि DF और OR क्या है, समांतर है। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज POR में DF और OR क्या है, समांतर है। तो फिर इसमें क्या होगा कि थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा। तो हम लोग अगर ले लें किसमें, त्रिभुज POR में, तो इसमें क्या है कि DF समांतर है OR के, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा, इसमें PF/FR इज इक्वल टू PD/DO। यह समीकरण दूसरा हो गया। अब अगर हम दोनों समीकरणों को देखते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो इन दोनों समीकरणों की जब हम लोग तुलना करेंगे तो देखिए कि इन दोनों समीकरणों की तुलना करने पर इसमें क्या समानताएं दिखती हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों समीकरण का जो RHS है अर्थात दायां पक्ष है, ये समान है। तो जब इन दोनों समीकरणों का दायां पक्ष समान है तो इसका बायां पक्ष अर्थात LHS भी क्या होगा, समान होगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से, तो इससे क्या हो जाएगा, PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR। तो इसमें PE/EQ और PF/FR ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो जब पैरेलल दिया रहता था तो इसके आधार पर हम लोग त्रिभुज का चयन कर लेते थे। जब यहाँ समांतर दिया हुआ था इसके आधार पर हम लोग त्रिभुज का चयन कर रहे थे। इस बार हम लोगों को अनुपात दिया हुआ है, तो क्या इस अनुपात के आधार पर भी हम लोग त्रिभुज का चयन कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें PE और EQ, इसका ये कि आप किस प्रकार से चयन करेंगे कि PE EQ और फिर PF/FR ये मिले। इसके लिए हम लोग को कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, PE है, PE और फिर क्या है, EQ और फिर क्या है, PF और फिर क्या है, FR। तो PE EQ PF और FR, इसके लिए कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो संपूर्ण त्रिभुज है सबसे बड़ा वाला वही त्रिभुज आ रहा है। इसमें PQR और यहाँ पर है ये EF, E और F। तो हम लोग इसमें क्या देखें कि एक ही त्रिभुज में जो दो भुजाएं हैं, है ना, PQ और PR, यह जो है क्रमशः E एवं F बिंदु से क्या हो रहा है, ये विभाजित हो रहा है और समान अनुपात में, यानी कि PE और EQ का अनुपात PF और FR के अनुपात के बराबर है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम में हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं, है ना, दो अलग बिंदुओं से क्या है कि अगर एक ही अनुपात में विभाजित हो रही हैं तो इसको विभाजित करने वाली जो रेखा होगी वो उसी त्रिभुज के तीसरे भुजा के समांतर होगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब PE/EQ बराबर PF/FR है, इसका मतलब हुआ कि EF जो है ये समांतर होगा किसके,
क्यू आर के, और प्रश्न में यही चीज कहा गया था कि अगर डीई जो है ओ क्यू के समांतर है और डी एफ ओ आर के समांतर है तो आप दर्शाइए कि ई एफ जो है ये क्यू आर के क्या होगा, समांतर होगा। तो ये चीज हम लोग लिखे, और ये कहां से प्राप्त हुआ, कौन सा प्रमेय का हम लोग इस्तेमाल किए इसमें, कौन सा प्रमेय अप्लाई हुआ, तो थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग इस बात को साबित कर पाए। थेल्स के प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित जो दूसरा प्रश्न है, तो इसमें इसी प्रकार से जैसा कि हम लोग अभी बनाए, ये पांचवा जो प्रश्न था यह भी उसी प्रकार का है। इसमें पी क्यू आर फिर से इसमें त्रिभुज है और इसके अंतर्गत अलग अलग रेखाखंड है, जिसमें दिया हुआ है कि ए बी और पी क्यू समांतर है, ए सी और पी आर समांतर है। तो यहाँ पे ए बी जो है ये जो सबसे बाहर वाला जो त्रिभुज है, यानी सबसे बड़ा त्रिभुज, उसके भुजा पी क्यू के समांतर है, और फिर ए सी जो है वो उसी त्रिभुज में दूसरी भुजा पी आर के समांतर है। तो आपको यहाँ पर इसमें दर्शाना है कि BC जो है या उसी त्रिभुज के जो तीसरी भुजा अर्थात QR उसके समांतर है। तो इसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे कि जो शर्त दिया हुआ है प्रश्न में, उस शर्त के आधार पर हम लोग त्रिभुज को पहले अलग अलग कर लेंगे, ताकि उसमें ये कि हम लोग को क्या होगी, समझने में आसानी होगी। तो पहले AB समांतर PQ के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन सा त्रिभुज लिया जाना चाहिए। तो AB समांतर PQ, यहाँ पर है AB और यहाँ PQ, तो इसके लिए हमें कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं O P और Q, और यहाँ पर है A और इधर B। तो ये इसमें क्या है, AB समांतर PQ है। तो आप अगर यहाँ त्रिभुज में देखेंगे PQO में या POQ त्रिभुज में, यहाँ पर AB और PQ ये दोनों क्या है, समांतर है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड हो तो हम लोग उस त्रिभुज में क्या कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस त्रिभुज में क्या होगा, थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा, और थेल्स थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, OA बाय AP इज इक्वल टू OB बाय BQ। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे सबसे पहले त्रिभुज POQ में, तो POQ में क्या दिया हुआ है, AB समांतर PQ, इसलिए थेल्स प्रमेय से OA बाय AP इज इक्वल टू OB बाय BQ, ये पहला समीकरण हो गया। फिर जो दूसरा शर्त दिया हुआ है इसमें AC और PR समांतर है, तो फिर इसी प्रकार से हम लोग एक ऐसे त्रिभुज का चयन करना है जिसमें AC समांतर PR का संबंध देखने के लिए मिले। तो उसके लिए हम लोग फिर त्रिभुज POR को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं त्रिभुज POR। तो यहाँ ये P, फिर इधर R, और फिर क्या यहाँ O है, और इसमें जो समांतर है वो है AC। तो यहाँ पे A और यहाँ पे C है। तो अगर त्रिभुज हम लोग इसमें POR में देख रहे हैं, तो POR में क्या है, AC और PR जब समांतर है तो अन्य दो भुजाएं यानी कि OP और OR जो है एक ही अनुपात में विभाजित होगी, अर्थात OA बाय AP इज इक्वल टू OC बाय CR होगा। तो त्रिभुज POR में क्या है, इसमें AC समांतर PR, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा, OA बाय AP इज इक्वल टू OC बाय CR, यह क्या होगा, समीकरण दूसरा इसको मान लिए। अब अगर फिर हम लोग इन दोनों समीकरणों में तुलना करें, तो पहला समीकरण और दूसरे समीकरण को देख रहे हैं, तो दोनों समीकरणों में क्या है, दोनों का LHS जो है इक्वल आ रहा है, तो दोनों का RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इससे हम लोग क्या पाते हैं कि OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR। तो हम लोग इस प्रकार से समांतर के लिए हम लोग त्रिभुज का चयन कर रहे थे। इस बार क्या करना है कि ये बराबर अनुपात के लिए भी एक त्रिभुज का चयन करना है। तो इसमें OB और BQ खोजिए, OB और BQ, और फिर क्या OC और CR। इसके लिए कौन सा त्रिभुज का सिलेक्शन करना होगा, कौन सा त्रिभुज इसके लिए निकल कर आएगा, तो इसके लिए आएगा O, Q और R,
और इसमें क्या है B और यहाँ पर C है, तो OB बाय BQ और OC बाय CR ये क्या है, इक्वल है। तो हम लोग थेल्स के विलोम में क्या पढ़े थे, तो थेल्स प्रमेय का विलोम ये कह रहा था कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं है ना को अगर कोई रेखा समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो वह रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो यहाँ पर जब OB बाय BQ और OC बाय CR ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए BC जो है ये QR के पैरेलल होगा। और यही चीज हम लोगों को साबित करना था कि BC जो है QR के समांतर है। तो ये जो हम लोग लास्ट में लिखे ये किसके आधार पर लिखे, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो इस प्रकार से यह भी जो है साबित हो गया कि यह दोनों प्रश्न जो है पूर्ण रूप से थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय पर आधारित था। तो थेल्स प्रमेय और उसके विलोम पर आधारित प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। इसमें जो अगला प्रश्न है 7 नंबर, तो इसमें 7वें प्रश्न में है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के मध्य बिंदु से कोई रेखा तीसरी भुजा के समांतर यानी दूसरी भुजा के समांतर अगर खींची जाए तो तीसरी भुजा यानी कि सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजित करेगी। तो इसको हम लोग पहले फिगर से ही समझने का प्रयास करते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं इसमें, और इसमें क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज है, चलिए इस त्रिभुज का नाम ABC रख लेते हैं। और इसमें क्या कहता है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा हम AB को चुन लेते हैं और इसके मध्य बिंदु, यहाँ पर मध्य बिंदु ले लिए, चलिए इसको लेके हम लोग यहाँ P मान लेते हैं। तो इसके मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा आप BC भी ले सकते हैं और AC भी ले सकते हैं। तो आधार के रूप में यहाँ BC है, चलिए BC के ही हम लोग समांतर लेते हैं। तो P से चलना है और BC के समांतर चलना है। तो यहाँ पे जो बिंदु मिल रहा है इसको हम Q ले लिए। तो इसमें कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर यह रेखा जो जा रही है तो वह तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करेगी। इसी बात को लेकर हम लोग को क्या करना है, साबित करना है। तो जब अब PQ और BC समांतर हो गया, तो जब किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड मौजूद हो तो इसमें हम लोग थेल्स प्रमेय क्या करते हैं, लगाते हैं। इसमें थेल्स प्रमेय जो इसमें ये होता है, तो इसमें हम लोग थेल्स प्रमेय अप्लाई करेंगे। त्रिभुज ABC में क्या लिखना है कि त्रिभुज ABC में सबसे पहली बात है कि P जो है AB का मध्य बिंदु है, P AB का मध्य बिंदु है। और P जब AB का मध्य बिंदु है इसका मतलब हुआ कि AP और PB दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा। और इसका मतलब हुआ कि AP और PB दोनों का जो अनुपात है वह 1 होगा। तो यह जो है इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। P जब AB का मध्य बिंदु है तो A से लेकर P तक और P से लेकर के B तक की जो दूरी है वो समान होगा। और जब दोनों समान होगा, अगर हम दोनों का अनुपात निकालें AP और PB का, तो अनुपात क्या होगा, 1 होगा। आप ये अनुपात निकालने के लिए दोनों में PB से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे PB से डिवाइड करेंगे तो AP बाय PB मिलेगा और PB बाय PB इज इक्वल टू 1 होगा। इस प्रकार से भी AP बाय PB इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये जो है कि पहला हो गया। और साथ में इसमें दिया हुआ है, और हम लोग जान रहे हैं इसमें कि PQ जो है वो BC के समांतर है, ये पहले से जान रहे हैं। इसलिए थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, तो किसी भी त्रिभुज में जब एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड हो तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए AP बटा PB बराबर AQ बटा QC होगा, है ना। ये जो कि होगा, यह समीकरण क्या हो गया, दूसरा हो गया। अब अगर समीकरण 1 और 2 दोनों की तुलना करेंगे, दोनों को देखेंगे तो दोनों का LHS क्या है, इक्वल है, AP बाय PB और AP बाय PB। तो समीकरण 1 और 2 से 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, AQ बाय QC इज इक्वल टू 1। अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AQ और QC जो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब AQ और QC इक्वल है इसका मतलब कि Q जो है वह AC का मध्य बिंदु है, तभी तो AQ बराबर QC हुआ।
का मध्य बिंदु है। अतः पी क्यू AC को भी समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। यही चीज साबित करना था हम लोगों को, कि यह साबित हो गया। फिर इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है यह भी थेल्स प्रमेय से ही संबंधित है। तो जैसे इसमें हम लोग थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर रहे थे, इसमें थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करना है। थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो इसके लिए फिर हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं सबसे पहले, और इस त्रिभुज का हम कुछ नाम रख लेते हैं A, B और C। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC बना। इसमें कहा कि किन्हीं दो भुजा का आप क्या ले लीजिए, मध्य बिंदु ले लीजिए। तो हम AB का मध्य बिंदु लिए यहाँ पर, और इसको हम P से सूचित कर दिए, और फिर AC का मध्य बिंदु लिए, इसको जो है हम Q से सूचित कर दिए। फिर दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, तो हम लोग दोनों बिंदुओं को मिला दिए, तो इससे कौन सा रेखाखंड बना, PQ बना। अब साबित करना है कि यह PQ जो है, जो AB और AC को समद्विभाजित कर रही है, वह इसी त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है BC के समांतर है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि ये दोनों जब समांतर है त्रिभुज ABC में, समांतर नहीं, यानी कि त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है कि P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, P AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, तब क्या होगा, AP इज इक्वल टू PB या AP बाय PB इज इक्वल टू 1, ये पहला समीकरण। और फिर Q जो है वो क्या है, AC का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है। तब क्या होगा, AQ बराबर QC होगा, यानी कि AQ बाय QC इज इक्वल टू 1, यह भी 1 होगा। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरण को अगर देखते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में क्या समानता है, दोनों का RHS क्या है, इक्वल है। तब क्या होगा, AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC, यानी कि A से P और फिर P से B का अनुपात, A से Q और Q से C का जो अनुपात है उसके बराबर है। तो जब ये दोनों अनुपात बराबर है AP और PB का और AQ और QC का, तब ये जो है PQ जो है यह क्या होगा, समांतर होगा BC के। तो इसमें आप कौन सा प्रमेय का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कौन सा प्रमेय जो अप्लाई हो रहा है, ये थेल्स का जो कि विलोम अप्लाई हो रहा है इसमें। तो ये किससे हुआ, थेल्स के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो प्रश्न में कहा ही गया था कि इसमें जो है कि थेल्स के विलोम का एप्लीकेशन है इसमें, तो थेल्स के विलोम का ही इसमें हम लोग एप्लीकेशन किए, और इस प्रकार से यह PQ जो है BC के समांतर साबित हुआ। तो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम का अभी तक जो है प्रयोग देख रहे थे कि अभी तक त्रिभुज में ही प्रयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अब एक समलंब में भी अब हम लोग क्या करेंगे, समलंब में जो चीज हम लोग को साबित करना है उसके लिए भी हम लोग थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यह समलंब पर आधारित जो प्रश्न है, इसमें दिया हुआ कि ABCD क्या है, एक समलंब है, और इसमें AB जो है वो DC के समांतर है, और इसका जो दो विकर्ण है यानी कि AC और BD वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है किस बिंदु पर, O बिंदु पर। तो इसमें साबित करना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो हम लोग को इसमें भी चाहिए क्या करना है कि थेल्स प्रमेय का ही प्रयोग करना है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि AB और DC समांतर है, लेकिन यहाँ पर तो कोई त्रिभुज है नहीं कि हम लोग कि थेल्स प्रमेय का अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले थेल्स प्रमेय जो लग रहा है वो काम करता है किसके लिए, तो स्पेशली वो त्रिभुज के लिए ही है। लेकिन यहाँ पर जो समलंब है इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ रचना करके इसको हम लोग त्रिभुज में जो कि बदलेंगे, दो अलग अलग त्रिभुजों में इसको बदलेंगे, इससे जो कि इसमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग होगा, और उस प्रकार से तब फिर उसका प्रयोग करते हुए हम लोग ये बात साबित करेंगे कि AO बटा BO जो है वो CO बटा DO के बराबर है, यानी कि AO और BO का अनुपात CO और DO के अनुपात के बराबर है।
तो इसके लिए जब ए बी और डी सी समांतर दिया हुआ है तो हम लोग इसमें एक रचना इसमें करना पड़ता है। तो एक हम लोग रचना कर रहे हैं कि एक रेखाखंड ले रहे हैं जो डीसी के समांतर हो। तो अगर कोई रेखाखंड लेंगे जो डीसी के समांतर होगा तो ऑटोमेटिकली वो ए बी के भी समांतर होगा। क्यों? क्योंकि ए बी और डीसी तो पहले से समांतर है। तो जब ए बी और डीसी पहले से समांतर है तो इसमें आप अगर ए बी के समांतर कोई रेखाखंड खींचे या डीसी के समांतर रेखाखंड खींचे, तीनों एक दूसरे के समांतर होगा। क्योंकि किसी समांतर रेखाखंड के, है ना, समांतर खींची गई रेखाखंड जो है या रेखा, वो जो है क्या करती है, तो आपस में एक दूसरे से समांतर होती है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ई ले लेते हैं और यहाँ पर एफ लेते हैं। अब चूंकि हमारा टारगेट है इसमें क्या कि हमको साबित करना है कि AO बटा BO और CO बटा DO, किसी भी शर्त में हमको AO का और CO का, फिर BO का, DO का, ये सब अनुपात चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर AO बटा BO और CO बटा DO बोल रहा था आपको इसी रूप में प्राप्त हो। अगर हमें इस तरह से भी प्राप्त हो जाता है कि AO बटा CO बराबर BO बटा DO, तो फिर हो जाएगी अनुपात में हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर A बाय B इज इक्वल टू C बाय D अगर है तो आप जो है कि निसंदेह आप इसको लिख सकते हैं A बाय C इज इक्वल टू B बाय D। इसीलिए अगर हमको AO बटा CO भी मिल रहा है और फिर BO बटा DO भी मिल रहा है, उसको हम लोग कन्वर्ट करके इस फॉर्म में ला सकते हैं। तो यहाँ पर कि AO बटा BO तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, किसी भी शर्त पर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही त्रिभुज की दो जाएगी क्या है, भुजाएं हो जाती है ये। तो थेल्स प्रमेय से ऐसा कभी नहीं मिलेगा। हाँ, AO बटा CO मिल सकता है, AE बटा AD मिल सकता है, BO बटा DO मिल सकता है। तो जब तब हम लोग जो है कि पहले ऐसा करते हैं कि AO बटा CO और BO बटा DO का अनुपात हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद इस संबंध का प्रयोग करते हुए तो हम लोग क्या करेंगे, AO बटा BO बराबर CO बटा DO कर देंगे। तो इसके लिए जब हम EF एक समांतर रेखा खींचे जो DC के समांतर है, तो यह AB के भी समांतर हो गया ये। तो इसमें सबसे पहले लिखना है कि समलंब ABCD में क्या है, इसमें AB समांतर DC, ये पहले से दिया हुआ है और इसमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये चीज साबित करना है। तो इसके लिए हम लोग जो है कि इसमें कुछ रचना करना पड़ता है। रचना का मतलब होता है कि जो फिगर जो दिया हुआ है या जो प्रश्न में जो शर्त दिया हुआ है उसके आधार पर जो आप फिगर बनाते हैं, वो बनाने के बाद उसको हल करने के लिए, उसको साबित करने के लिए जो आप अलग से क्या करते हैं, उस फिगर में कोई इंक्रीजिंग करते हैं, उसमें कुछ बढ़ोतरी करना पड़ रहा है, कोई रचना अलग से कुछ उसमें बढ़ाना पड़ रहा है, उसको हम लोग रचना में लिखते हैं। तो रचना में हम लोग क्या किए कि EF पैरेलल DC खींचा, है ना। और अब ये रचना करने के बाद जो हमको इसमें नया जानकारी प्राप्त होता है इस प्रश्न के बारे में, उसको हम लोगों को किसमें लिख देना है, प्रमाण में लिख देना है। कि जब आप इसमें रचना किए तो रचना करने के बाद जो जानकारी इसमें पहले से दिया हुआ था, जैसे AB समांतर DC, ये पहले से दिया हुआ था। यह जानकारी कि दोनों का विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को बिंदु पर, यह भी दिया हुआ था। इसके अतिरिक्त और जो जानकारी प्राप्त होती है रचना करने के बाद, उस जानकारी को हम लोग क्या होता है कि प्रमाण में लिखते हैं। तो प्रमाण में हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि जब EF हम DC के समांतर खींचे तो अब ये DC और AB चूंकि पहले से समांतर था, इसलिए अब ये तीनों एक दूसरे के समांतर होगा। अर्थात AB समांतर, एक तरफ से हम लोग लिख देते हैं EF समांतर DC, यानी कि तीनों अब एक दूसरे के क्या हो गया, समांतर हो गया। तो ये हम लोग को ये जो जानकारी है ये रचना से प्राप्त हुआ है, और रचना से प्राप्त जानकारी को हम लोग को क्या करना है, प्रमाण में लिख देना है। और अब जो भी काम होगा ये सारा प्रमाण में ही होगा। हम लोग प्रूफ देंगे कि किस प्रकार से AO बटा BO CO बटा DO के बराबर है, उसी का हम लोग को क्या करना है, इसे प्रूफ देना है, प्रमाण देना है। तो एक प्रमाण में यह हम लोग ये लिखते चले जाएंगे। तो हम बताए थे यहाँ पर कि आपको अगर AO बटा BO CO बटा DO डायरेक्टली अगर नहीं भी मिल रहा है, तो AO बटा CO और BO बटा DO भी अगर मिल रहा है तो बाद में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर AO बटा CO मिल जा रहा है तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो आप इसमें पूरे चित्र में आपको देखना है, पूरे आकृति में, कि AO बटा CO के लिए आपको कौन सा त्रिभुज लेना पड़ रहा है। तो अगर हम AO बटा CO की बात करें तो AO बटा CO के लिए त्रिभुज ACD लेना पड़ रहा है। त्रिभुज ACD में तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ACD में त्रिभुज
ACD में, तो इसमें क्या होगा, ये EO जो है वो DC के समांतर होगा। EO समांतर DC, मतलब पूरा जब EF DC के समांतर है तो इसका अगर हम थोड़ा सा लें फिर भी तो वो DC के समांतर होगा। दो समांतर रेखाओं में यह शर्त नहीं है कि दोनों की लंबाइयां समान हो, क्योंकि ये समांतर रेखा की बात कर रहे हैं। तो आप अगर एक ये लाइन है, दूसरा यह लाइन है, यह दोनों भी क्या होगा, समांतर होगा। तो EO जो है वो DC के समांतर है। तो अगर हम लोग इस त्रिभुज को अलग करके भी आप देख सकते हैं, तो इस त्रिभुज को जब हम अलग करके देखेंगे, बाकी सारे चीजों पर आपको इसमें चर्चा नहीं करना है, सिर्फ त्रिभुज ACD को देखना है। तो त्रिभुज ACD इस प्रकार से बन रहा है, और इसमें यहाँ पर आपको D और ये C, और यहाँ से आप ले लिए E, और यहाँ पर O, और यहाँ पर क्या है, ये A है। तो अगर हम त्रिभुज ACD में देख रहे हैं तो इसमें AE/ED = AO/OC होगा, यानी कि इसलिए AE/ED = AO/OC, या CO आप लिख सकते हैं, वहां पर CO है इसलिए अभी से हम लोग चलिए CO ही लिखने लगते हैं। ये पहला समीकरण है, और ये कहां से प्राप्त हुआ, तो थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय, बस इतना काफी है। अब हम लोग को क्या करना है कि AO/CO तो मिल चुका है। अब हम लोग को यहाँ पर जो टारगेट है, आपको बार बार इसी चीज को तो मन में रखना ही है, इसको बार बार देखना है कि आपको AO/CO और BO/DO चाहिए किसी भी शर्त पर। तो हमको यहाँ पर AO/CO तो मिल ही रहा है। अब इसमें कौन सा चीज छूट जा रहा है, एक तो BO छूट रहा है और DO छूट रहा है। तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि BO और DO के लिए आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे। तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ पर आप BO और DO खोजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपको ट्रायंगल ABD, अपने आप ABD का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग किसमें देखना है, ट्रायंगल ABD में देखना है। तो प्रमाण में ये भी हम लोग सारा कुछ प्रमाण में ही लिख रहे हैं। तो ट्रायंगल ABD में, तो ABD में क्या होगा, अब देखिए कि EF जो है वो AB के पैरेलल है, तो EO भी क्या होगा, AB के पैरेलल होगा। चलिए इस त्रिभुज को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये D और यहाँ पर BD, ये B है, यहाँ D है, यहाँ पर A है, और ये रहा EO, तो यहाँ पर E और यहाँ पर O। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग ABD में देखें तो ट्रायंगल ABD में क्या होगा, EO जो है वो पैरेलल होगा किसके, AB के, है ना। तो इसलिए अब क्या लिख सकते हैं इसमें, AE/ED AE/ED की जगह से BO/DO करना पड़ेगा। तो BO/DO, ये आप OD लिखिए, एक ही बात है, लेकिन क्योंकि प्रश्न में हम लोग जब DO देख लिए तब DO ही करते रहेंगे। यह समीकरण दूसरा हुआ। इसमें भी हम लोग क्या चीज किए, थेल्स के प्रमेय का ही प्रयोग किए। तो यह जो हम लोग लिखे किस आधार पर लिखे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ संकेत कर देना है कि हम थेल्स प्रमेय का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। अब आप अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख रहे हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या है कि दोनों का LHS इक्वल आ चुका है। यहाँ पर AE/ED और यहाँ पर भी AE/ED। तो समीकरण 1 और 2 में दोनों में समानता हम लोग देख रहे हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 से, तो इससे हम लोग को कौन सी जानकारी प्राप्त हो रही है कि AO/CO जो है ये BO/DO के इक्वल है। लेकिन जब आप प्रश्न में देखिएगा तो यहाँ पर AO/BO = CO/DO है, तो इसको देखकर आपको हैरान नहीं होना है। इसे बताए थे कि अगर AO और CO का रेशियो BO और DO के रेशियो के इक्वल है तो ये आवश्यक रूप से ऐसा होगा कि AO/DO जो है ये CO/DO के इक्वल होगा, और यही वांछित अनुपात था जो हम लोगों को बराबर साबित करना था। तो ये इस प्रकार से यहाँ क्या हो गया, साबित हो गया। तो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम का हम लोग लगातार प्रयोग करते जा रहे हैं। इस अध्याय का यह अंतिम प्रश्न है ना। इसमें भी हम लोगों को उसी सब्जेक्ट की प्रमेय का प्रयोग करना है, इसमें कोई दूसरा प्रमेय का प्रयोग नहीं होना है। तो इसमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD। तो पिछले प्रश्न में जो हम अभी हल किए 9वें प्रश्न में, यह भी बिल्कुल उसी प्रकार का प्रश्न है, बस उसका विलोम है। जैसा थेल्स और थेल्स का विलोम, उसी प्रकार से जो 9 नंबर का क्वेश्चन था 10वां जो है उसका क्या है कि विलोम है। तो इसमें ABCD एक चतुर्भुज लिया गया है और इसके विकर्ण है AC और BD, जो एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और साथ में इसमें एक और संबंध दिया गया है कि AO और CO और BO और DO का जो अनुपात है यह अनुपात बराबर है।
तो इसमें आप लोगों को यह हल करना है या बताना है, इसमें साबित करना है कि ए बी जो है वो डीसी के यानी सम्मुख भुजा के समांतर है। तो ए बी और डीसी को इसमें क्या करना है कि समांतर साबित करना है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, थेल्स के विलोम का इसमें देखिए प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम लोग पिछले वाले प्रश्न में जिस प्रकार से देखे कि साबित करना था हमें कि एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ है, तो उसके लिए हम लोगों को बिल्कुल उसी प्रकार से प्राप्त नहीं हुआ। जब हम लोग थेल्स प्रमेय का प्रयोग किए तो उसमें पहले हम लोगों को मिला था कि एओ बटा सीओ बराबर है ना बीओ बटा डीओ। फिर तब उसको हम लोग व्यवस्थित करके एओ बटा बीओ और सीओ बटा डीओ किए थे। तो इस प्रश्न में भी हमको उस तरह करना पड़ेगा, जो पहले से दिया हुआ कि एओ बटा बीओ, लेकिन एओ और बीओ के रेशियो से कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग को इसमें भी इस जो संबंध दिया हुआ है इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें भी थोड़ा रचना कर लेते हैं, जैसे पिछला में किए थे। लेकिन पिछले प्रश्न में और इसमें अंतर यह है कि पिछले में दिया हुआ था कि ए बी और डीसी समांतर है, और इसमें क्या करना है, ये साबित करना है कि ए बी और डीसी समांतर है। और उसमें समांतर दिया हुआ था, अनुपात को बराबर करना था। इसमें अनुपात दे दिया है, समांतर साबित करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, ईओ जो है समांतर किसी एक के समांतर हम ले लिए, या तो आप डीसी के समांतर ले सकते हैं या एबी के समांतर ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि आप ईओ को अगर डीसी के समांतर ले लिए तो आप ईओ को एबी के समांतर नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यह दिया हुआ नहीं है कि एबी और डीसी समांतर है। लेकिन पिछले में दिया हुआ था कि एबी और डीसी समांतर है, इसीलिए जब हम ईओ यानी ईएफ पूरा यहां तक लिए थे और उसको हम डीसी के समांतर किए थे तो ऑटोमेटिकली ये एबी के भी समांतर हो गया था। लेकिन इसमें आप जिसके समांतर लेंगे सिर्फ उसी संबंध को ही आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या किया, रचना में ईओ जो है डीसी के समांतर ही मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें कि समलंब भी नहीं लिखना, इसमें चतुर्भुज लिखना है केवल, क्योंकि समलंब तो साबित करना है तो पहले से आप समलंब नहीं लिख सकते हैं। तो चतुर्भुज एबीसीडी में ये दिया हुआ है कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। तो इसको हम लोग यहीं पर व्यवस्थित कर लेते हैं, जानते हैं कि आगे उस चीज की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको व्यवस्थित करके अभी लिख देते हैं कि एओ बटा सीओ बराबर बीओ बटा डीओ। अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिया, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो इस समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये तो दिया हुआ था, अब इसमें सिद्ध क्या करना था, पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समलंब है। और समलंब कब होता है, किसको कहते हैं समलंब? तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं है ना समांतर हो उसको समलंब कहते हैं। तो यहाँ पर एडी और बीसी ये तो कभी समांतर हो ही नहीं सकता है, एबी डीसी ही समांतर हो सकता है। तो इसमें आपको साबित करना है कि एबीसीडी एक समलंब है। इसका मतलब सीधा अर्थ यह है कि आपको साबित करना है कि एबी जो है समांतर डीसी है। जब ये समलंब है तो एबी समांतर डीसी से ही हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। तो कह रहा है कि इसको दर्शाइए कि ये समलंब, ऐसा नहीं कि समलंब नहीं, समलंब तो है ही, लेकिन आपको दर्शाना है क्यों है, उसका कारण बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि एडी और बीसी समांतर हो ही नहीं सकता है। तो एबीसीडी को समलंब साबित करने के लिए एबी को डीसी के ही समांतर साबित करना पड़ेगा। तो एबीसीडी एक समलंब है, इसको साबित करने का अर्थ है इनडायरेक्टली कि एबी समांतर डीसी को साबित करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ रचना करना पड़ रहा है, यानी कि फिगर में कुछ बढ़ाना पड़ रहा है हम लोगों को। जो दिया हुआ है सिर्फ वो पर्याप्त नहीं है, इसके लिए हम लोग कुछ रचना कर रहे हैं। और रचना में हम लोग लिख रहे हैं कि ईओ जो है समांतर डीसी खींचा। ईओ को हम लोग क्या किए, डीसी के समांतर लीजिए। अब हम करें कि रचना के बाद से कुछ हम लोगों को जानकारी में भी कुछ बढ़ोतरी होती है। जब हम लोग रचना करते हैं तो रचना करने के बाद इस आकृति के बारे में जितना जानकारी दिया रहता है उस जानकारी में भी कुछ एक इंक्रीजिंग होता है, वो जानकारी भी बढ़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या इससे जानकारी मिल रहा थी ये देखिए। तो जब हम ईओ समांतर डीसी ले लिए, तो अगर हम त्रिभुज में बात करें, किस त्रिभुज में, तो अब देखिए इसमें ईओ और डीसी कौन से त्रिभुज का हिस्सा है, तो त्रिभुज ए सी डी का हिस्सा है। तो इसमें यहाँ पर ई और यहाँ पे क्या है, इसमें ओ है। तो जब ईओ और डीसी समांतर हो गया तो इसमें कौन सा प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें थेल्स प्रमेय अप्लाई होगा, क्योंकि ईओ जो है डीसी के पैरेलल है। जब ईओ डीसी के पैरेलल है तो एई बाई ईडी और एओ बाई क्या होगा, ओसी होगा। इसका मतलब कि इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि इसमें त्रिभुज एडीसी में या एसीडी में जो लिखिए, तो त्रिभुज एसीडी में क्या है कि ईओ जो है ये समांतर है डीसी के, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एई बाई ईडी
इज इक्वल टू AO बाय CO। अब एक समीकरण तो हम लोग मान ही चुके हैं, तो यह दूसरा समीकरण होगा। तो AE बाय ED इज इक्वल टू क्या हो गया, AO बाय CO हो गया, है ना। तो ये समीकरण जाएगी क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। पहला तो समीकरण पहले ही हो चुका था। तो हम इसमें देख रहे हैं कि AO बाय CO और BO बाय DO था। यहाँ पे AO बाय CO कर रहा है कि AE बाय ED के इक्वल है। आप इसको इधर भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो AO बाय CO, यहाँ पे भी AO बाय CO है। जब AO बाय CO BO बाय DO के इक्वल है और फिर AO बाय CO जो है AE बाय ED के भी इक्वल है, तो समीकरण 1 और 2 में जब हम तुलना करेंगे तो समीकरण 1 एवं 2 से, दोनों की तुलना से ये मालूम चल रहा है कि AE बाय ED जो है यह BO बाय DO के इक्वल होगा। तो अब इसमें देखिए कि AE बाय ED और BO बाय DO कहां पर है, तो AE बाय ED और BO बाय DO, तो यह कौन से त्रिभुज का हिस्सा है, पहले हम लोग उस त्रिभुज को लेते हैं। तो यह रहा AB और फिर यहां से क्या है D, और इसमें यहाँ E है, यहाँ पर O है। तो इसमें कह रहे कि AE और ED का जो रेशियो है वही रेशियो है BO और DO का। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि EO जो है वो AB के समांतर है, थेल्स के विलोम से। तो इसमें क्या हो जाएगा कि EO समांतर AB, है ना। क्यों आया ये, तो थेल्स के विलोम से, थेल्स प्रमेय का हम लोग इसमें क्या किए, विलोम का प्रयोग किए। थेल्स प्रमेय का विलोम के अनुपात बराबर था और समांतर की हम लोग, इसीलिए थेल्स का विलोम हुआ। अब देखिए हम लोग यहाँ पर रचना में क्या किए थे कि EO जो है वो DC के समांतर था और फिर यहाँ पर EO जो है वो AB के भी समांतर पाया गया। तो हम लोग देखे थे कि EO जो था वो DC के समांतर था और फिर EO को ही AB के भी समांतर पाया गया। तो समांतर का समांतर जो है कि क्या होगा, समांतर ही होगा। तो ये DC का समांतर EO और EO का समांतर AB, यानी कि AB और DC भी क्या होगा, समांतर होगा। तो इसमें देखिए हम लोग को लिख देना है, इसलिए है ना AB समांतर DC। तो AB और DC क्या हो गया, समांतर हो गया। और जैसा कि हम बताए थे कि ABCD एक समलंब है, इसको दर्शाने का, इसको साबित करने का मतलब है, इनडायरेक्टली यही मतलब है इसका कि AB को DC के समांतर साबित करना। तो जब AB DC के समांतर साबित हो गया तब जो है कि इसका मतलब कि ABCD क्या है, एक समलंब है। अतः ABCD एक समलंब है, एक समलंब है, यही चीज साबित करना था। तो इस अध्याय का जो अंतिम प्रश्न था, इस प्रकार से इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर लिए, है ना। अब ये अध्याय जो है कि पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अब अगले अध्याय में हम लोगों को त्रिभुज का जो है समरूपता, जो इस 10th क्लास के त्रिभुज का जो मुख्य चीज है, त्रिभुज की सर्वांगीय समरूपता, तो हम लोग समरूपता पर बात करेंगे। थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम का जो प्रयोग कर रहे थे, तो इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग हल किए। अब इन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के बाद अब थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का जो विलोम था उसका कंसेप्ट और भी लोगों के मन में क्लियर हो गया होगा। तो इन सब चीजों को बार बार जो है कि इसको क्या करना, अभ्यास करना, इसको बार बार बनाना पड़ेगा कि थेल्स प्रमेय के प्रयोग से आपको इस ये जो समस्याएं हैं थेल्स प्रमेय और उसके विलोम के प्रमेय पर आधारित, इन समस्याओं को हल करने से थेल्स प्रमेय और उसका विलोम जो है ये और भी अच्छी तरीके से जो कि क्या हो जाएगा, मन में बैठ जाएगा। तो इसका जो है कि बार बार अभ्यास करते रहना है।